हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रिटिशकालीन भू राजस्व व्यवस्था को देखेंगे किस तरह से ब्रिटिशर्स ने भारत में एक नई भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की। और जिन भू राजस्व व्यवस्थाओं को स्थापित किया उसमें उनका क्या उद्देश्य निहित था, क्या परिणाम हुआ उसका भारत पर, उन सबको देखेंगे। और इससे संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए हैं, जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा सेशन भू राजस्व व्यवस्था का, उसको भी देखेंगे। तो आज हम लोग भू राजस्व व्यवस्था पे चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये बताते हैं कि ब्रिटिशर्स ने भारत में किस तरह की भू राजस्व व्यवस्था अपनाई, कैसे उसको वर्गीकृत किया। तो देखिए, तीन तरह की राजस्व व्यवस्था उन्होंने स्थापित की। एक अस्थाई बंदोबस्त, एक रैयतवाड़ी बंदोबस्त, एक महलवाड़ी बंदोबस्त। परमानेंट सेटलमेंट से बोलते हैं, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी महलवाड़ी। तो अस्थाई बंदोबस्त का जो क्षेत्र था वो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का बनारस का क्षेत्र, उत्तरी कर्नाटक, इन क्षेत्रों में यह व्यवस्था लागू की गई। लगभग 19% क्षेत्र। रैयतवाड़ी मद्रास, मुंबई, सिंध, असम। और महलवाड़ी बंदोबस्त पंजाब, यूपी और मध्य प्रदेश। रैयतवाड़ी 51% क्षेत्र में, महलवाड़ी 30% क्षेत्र में। इसको हम एक बार यहाँ पे मैप में देख लेते हैं। देखिए, ये जो एरिया है बंगाल का एरिया, और ये उत्तरी कर्नाटक का इलाका। थोड़ा सा यहाँ आप नॉर्थ प्रोविंस, ये जो यूपी का एरिया है, ये बनारस इधर कहीं आसपास, इस क्षेत्र में भी अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया। रैयत का जो क्षेत्र है ये आप देख सकते हैं, बंबई प्रांत, मद्रास, ठीक है। इसके अलावा ये सिंध और असम का क्षेत्र, थोड़ा सा इधर सिंध का क्षेत्र। इन क्षेत्रों में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। और ये जो पंजाब का इलाका है, बनारस को छोड़कर जो मध्य प्रांत, यूपी और मध्य प्रांत का जो इलाका है, ये मध्य प्रांत का जो इलाका है, इन सब इलाकों में महलवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन तीनों व्यवस्थाओं की चर्चा करते हैं। इससे पहले हम भारत में भू राजस्व व्यवस्था की अगर पृष्ठभूमि को देखें तो भारत में अंग्रेजों के आने के पहले वही एक भू राजस्व की परंपरागत व्यवस्था चली आ रही थी, जिसमें ग्रामीण स्तर पर पटवारी, कुलकर्णी, ये सारे अधिकारी होते थे जो कि किसानों से राजस्व वसूलते थे। फिर प्रांतीय स्तर के राजस्व के अधिकारी होते थे, जिले स्तर के अधिकारी होते थे। इस तरह से व्यवस्था बनी हुई थी और राज्य के राजस्व में राजस्व पहुंच जाता था। अंग्रेजों के आने के बाद क्या हुआ, इन्होंने जब द्वैध शासन शुरू होता है 1764 के बक्सर वार के बाद, तो कुछ समय तक तो इन्होंने वही पारंपरिक व्यवस्था लागू रखी। लेकिन 1773 में वारन हेस्टिंग के आने के बाद भारत में इन्होंने अपनी राजस्व व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया। इसके पीछे इनका निहित उद्देश्य था ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करना। तो हेस्टिंग्स ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने भू राजस्व की वसूली को ठेके पर देने की शुरुआत की। यानी कि बोली लगती थी, उसमें जो ज्यादा बोली लगाता था उसको उस पर्टिकुलर क्षेत्र के राजस्व की वसूली करने का अधिकार दे दिया जाता था। अब जो ज्यादा बोली लगा के अधिकार हासिल करता था, जाहिर सी बात है वो ज्यादा से ज्यादा राजस्व भी हासिल करना चाहता था, ज्यादा से ज्यादा शोषण करता था किसानों का। लेकिन ये व्यवस्था जो राजस्व वसूली होती थी वो पूरी तरह से कंपनी के अधिकारियों के भ्रष्टाचार के कारण इसका जो वास्तविक जो हासिल होता था राजस्व बहुत कम होता था। तो पहले इसने क्या किया, 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था की। बाद में उसको बदल के 1 वर्षीय कर दिया। 1773 में पहले ये 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था करता है। 1773 में पहले ये 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था करता है।
बाद में ये इसको बदल के कुछ समय के बाद 1 वर्षीय कर देता है। लेकिन कुल मिला के ये ट्रायल एंड एरर के दौर से ही गुजरी इसकी राजस्व व्यवस्था। ये सफल नहीं मानी गई क्योंकि इसमें जो वास्तव में जो राजस्व कलेक्शन था बहुत कम था, किसानों में असंतोष भी बढ़ता गया। कुल मिला के ये व्यवस्था इसकी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। इसी तरह से दौर चलता रहा राजस्व व्यवस्था का, ठेके के माध्यम से वसूली करने का। आगे चल के कार्नवालिस के टाइम पे 1790 में इस पर विचार किया गया कि इसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से सिस्टमैटिक रूप दिया जाए। तो जानसोर और कार्नवालिस इन सब ने ये सोचा कि क्यों ना हम राजस्व वसूली को अस्थाई रूप दें, जमींदारों के माध्यम से इसको वसूलें और जमींदारों को ही भूमि का मालिक मान लें, वही भूमि के मालिक हों और इसमें राज्य का हिस्सा यानी कंपनी का हिस्सा और जमींदारों का हिस्सा फिक्स कर दिया जाए, दोनों का हिस्सा नियत कर दिया जाए और उसमें कोई कम या ज्यादा घट बढ़ कोई ना हो। एक बार जो राजस्व नियत कर दिया जाए वही बना रहे, भले ही फसल बर्बाद हो या फिर अतिरिक्त उत्पादन हो, सभी स्थितियों में एक समान राजस्व वसूली हो। लेकिन समस्या क्या थी, इसके पीछे, इस व्यवस्था के पीछे जो उद्देश्य था वो यही था कि ज्यादा से ज्यादा राजस्व वसूल करना है। तो शुरू में ही उन्होंने भले ही अस्थायी रूप से राजस्व की मात्रा निर्धारित की, लेकिन वो इतनी ज्यादा थी शुरुआत में ही कि बाद में भले ही उत्पादन बढ़ा, बाद शुरुआत में तो उत्पादन उतना था नहीं, तो शुरुआत में बहुत ज्यादा लोड हो गया किसानों पर, उसको वो बड़ी मुश्किल से ही चुका पाते थे। बाद के समय में देखा जाए तो राजस्व जब किसानों का उत्पादन बढ़ता है उसके बावजूद अगर जो उनको चूंकि जमींदार मध्यस्थ थे, तो जब वो राजस्व लगान वसूली करते थे तो जो अतिरिक्त हिस्सा मिला भी वो अपने पास रख लिए, क्योंकि उसमें ऐसा निर्धारित किया गया था कि 89% हिस्सा ये जाएगा राज्य को और 11% हिस्सा ये जो है जमींदार अपने पास रखेंगे लगान का। खैर, हम यहां पे जो है अस्थाई बंदोबस्त को विस्तृत तौर पे पहले समझते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे इसकी विशेषताएं क्या है, किन किन बिंदुओं की चर्चा करेंगे, विशेषताओं को देखेंगे, क्यों लाई गई है व्यवस्था, इसके पीछे क्या इसका प्रिंसिपल था, उद्देश्य क्या था, ये देखेंगे और इसका प्रभाव क्या पड़ा ये देखेंगे। प्रभाव इसका पॉजिटिव क्या रहा, निगेटिव क्या रहा, दोनों प्रभाव देखेंगे। ठीक है, विशेषताओं की चर्चा कर लेते हैं इसकी। स्थायी बंदोबस्त की क्या विशेषताएं रही। सबसे पहली विशेषता तो यही, इसकी दर नियत कर दी गई, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक, जैसा मैंने बताया 1/10 ये, ठीक है, दर नियत कर दी गई। अगली विशेषता इसकी, इसमें जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया, जमींदारों को भूमि का मालिक माना गया। ठीक, इसके अलावा और क्या विशेषता थी इसकी, इसके अलावा इसकी एक और विशेषता ये थी, सूर्यास्त का कानून इसमें था, यानी कि नियत तिथि और नियत समय तक अगर राजस्व की वसूली जमींदार करके राजकोष में जमा नहीं किए तो उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, उनसे लेके किसी और को दे दी जाती थी। ठीक,
ये इसकी एक बड़ी विशेषता थी। सूर्यास्त कानून। ठीक। अब हम देखते हैं ये व्यवस्था क्यों लाई गई। अस्थाई बंदोबस्त क्यों लाया गया। इस पे चर्चा करते हैं। अस्थाई आय, अस्थाई राजस्व की प्राप्ति। पहला उद्देश्य यही था कि राज्य को राजकोष में, कंपनी के कोष में एक नियत राजस्व की प्राप्ति होगी। ठीक है, उसमें कोई विचलन नहीं होगा, जितना निर्धारित कर दिया गया उतना जमींदारों का देना अनिवार्य था। अगर वो उतना नहीं दे पाते थे नियत समय तक, उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो अस्थाई राजस्व की प्राप्ति होगी, ये उद्देश्य था। दूसरा, जमीन में निवेश, जमीन एवं खेती में निवेश करेंगे। कौन निवेश करेगा? तो जमींदार करेंगे। ऐसा माना गया कि अगर जमींदारों को उस जमीन का अस्थाई वास्तविक मालिक मान लिया जाएगा और उनके राजस्व देने की दर है वो नियत कर दी जाएगी, तो इससे उनको जो प्रेरणा मिलेगी, एक तो उनकी आय निश्चित रहेगी। तो अब उनके सामने एक ये मोटिवेशन रहेगा कि अगर वो ज्यादा कृषि में निवेश करते हैं, कृषि की उत्पादकता बढ़ती है, तो उससे जो अतिरिक्त लाभ होगा वो उनके हिस्से में आएगा। क्योंकि इसमें क्या था भाई, जितना वो लगान वसूल कर सकें। बंगाल में तो ये स्थिति थी कि 89% तक किसानों से लगान वसूला गया, टोटल उनकी उपज का। अब 89% तक वसूला जा रहा है, तो इस 89% का जितना टोटल उत्पादन हुआ है वो ले लिया गया, उसका 89%। उस लगान का 1/11 हिस्सा, 11% लगभग, ये जो है जमींदार ले लेंगे। तो जितना ज्यादा राजस्व रहेगा उतना ही ज्यादा उनका हिस्सा मिलेगा। तो एक ये प्रेरणा था कि अगर उनको अस्थाई मालिक मान लिया जाएगा जमीन का, तो वो निवेश करेंगे कृषि में, कृषि की स्थिति सुधरेगी, उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। ठीक। ये भी माना गया कि इससे जमींदार जो हैं वो संपन्न होंगे। तो संपन्न होने के बाद वो अपने क्षेत्रों में और शिक्षा और सार्वजनिक सुविधाओं का विकास करेंगे, इस पे खर्च करेंगे, शिक्षा पर खर्च करेंगे, सार्वजनिक सुविधाओं पर खर्च करेंगे। ये भी एक मंतव्य था इसके पीछे। ठीक है, अब हम इस व्यवस्था का क्या परिणाम निकला उसकी चर्चा करेंगे। अस्थाई बंदोबस्त का परिणाम क्या रहा। सबसे पहले हम इसका नकारात्मक परिणाम देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो भी व्यवस्था अपनाई भू राजस्व की, उसके नकारात्मक परिणाम ज्यादा रहे, सकारात्मक बहुत सीमित रहे। तो नकारात्मक परिणाम में सबसे पहले यही कि लगान की दर अत्यधिक थी। अत्यधिक होने की वजह से किसानों का शोषण हुआ। किसानों का शोषण हुआ। शोषण होने से क्या हुआ, वो सूदखोरी, कर्ज, इन सब की जाल में फंसे। कर्ज लेते थे महाजनों से, और महाजन
का अगर वो ऋण नहीं चुका पाते थे तो महाजन कोर्ट के माध्यम से, ब्रिटिश अदालतों के माध्यम से उनकी जमीनें हड़प लेता था। ठीक। तो किसानों का शोषण हुआ, समय पर अगर वो राजस्व नहीं दे पाते थे तो जमींदारों ने उनकी जमीनें छीन ली, क्योंकि जमींदार ही वास्तव में मालिक बनाए गए थे जमीन के। वो तो एक तरह से रैयत थे, उस पे खेतों में काम करने वाले थे किसान। तो अगर वो समय पे राजस्व नहीं दे पाते थे तो उनकी जमीनें ही ले ली गई जमींदारों के द्वारा। तो मजदूर बन गए काम करने वाले खेतों में, अब उनका कोई जोत नहीं रही। ठीक। शोषण से किसानों का, अकाल में भी वृद्धि हुई, अकाल में वृद्धि हुई। ठीक है। अगला नकारात्मक परिणाम क्या रहा? क्योंकि लगान की दर शुरू में ही बहुत बढ़ा चढ़ाकर स्थापित कर दी गई थी, तो बाद में जब उत्पादन बढ़ा, बाद में उत्पादन जब बढ़ा तो उसका लाभ जो है जमींदारों को मिला, कंपनी के राजस्व में वृद्धि नहीं हुई। बाद में जब उत्पादन बढ़ा कृषि में निवेश होने से, तो जो अतिरिक्त लाभ हुआ वो कंपनी को नहीं मिला, वो जमींदारों के हाथ में गया, हिस्से में गया। इसका एक दुष्परिणाम था, अधिकतम राजस्व शुरू में ही निर्धारित कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो उदार जमींदार थे, उदार जमींदार जो कि जोर जबरदस्ती करके उन जमीनों को जोर जबरदस्ती करके लगान वसूल नहीं कर पाते थे किसानों से, जो नियत लगान थी, तो क्या हुआ कि सूर्यास्त कानून के तहत इनकी जमींदारी चली गई। सूर्यास्त कानून में यह होता था कि नियत तिथि पर निर्धारित मात्रा में उनको लगान किसानों से लेकर राजस्व कोष में जमा करना होता था। ठीक। अब इस कानून की वजह, सूर्यास्त कानून की वजह से जो बहुत ज्यादा कड़ाई नहीं कर पाते थे कि मान लो फसल खराब हुई है कि जबरदस्ती वो किसानों से वसूल सकें, उनकी जमींदारियां चली गई सूर्यास्त कानून के तहत। और जब जमींदारियां उनकी छीनी गई तो उसकी बोली लगाई गई, तो उससे बहुत से ऐसे शहरी जमींदार आके जिनका उस जमीन से कोई मतलब नहीं था, दूरस्थ जमींदारों का उदय हुआ, दूरस्थ जमींदारों का उदय हुआ। अब इसका परिणाम क्या हुआ, ऐसे जमींदार जो पहले के जो जमींदार थे वो मान लो उसी बंगाल के पारंपरिक जमींदार चले आ रहे थे, जिन्होंने जमींदारी हासिल की, यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, उनका खेती के बारे में एक समझ थी, कृषकों से लगाव था, उनकी एक ट्रेनिंग थी। अब जो दूरस्थ जमींदार थे उन्हें कुछ ना तो आइडिया था किस खेती का, ना ही उनका कोई कृषि में निवेश करने का इंटरेस्ट था। उनका बस ये था कि हमने बोली लगा के जमींदारी हासिल की है तो ज्यादा से ज्यादा हमको राजस्व वसूल करना है। कड़ाई करके वो ज्यादा से ज्यादा लगान वसूल करते थे। किसानों की स्थिति और बदहाल होती चली गई, और खराब होती चली गई। ठीक है। किसान राजस्व चुकाने के लिए नकदी फसलों की ओर गए। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता था कि हम नकदी फसलों को उगाएंगे तो वो मार्केट में उसकी कीमत ज्यादा मिलेगी और हम अपनी राजस्व को चुका सकेंगे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आई, परिणाम अकाल में वृद्धि। इसका परिणाम यह हुआ, खाद्यान्न उत्पादन में कमी, खाद्यान्न उत्पादन में कमी से, खाद्यान्न उत्पादन में कमी से अकाल वृद्धि। ठीक है। और क्या नकारात्मक परिणाम रहा, आंकड़े अगर देखा जाए तो 1794 से 1804 के बीच में जमींदारियां नीलाम होने का
तो बंगाल में लगभग 42%, बंगाल और बिहार में, और उड़ीसा में लगभग 52% जमींदारियां नीलाम हुई सूर्यास्त कानून की वजह से, जिसमें कि दूरस्थ जमींदारों ने आकर इन जमींदारियों को हासिल कर लिया। ठीक है। बीबी चौधरी एक इतिहासकार है, उनका कहना है कि अस्थाई बंदोबस्त के लागू होने से राजस्व की जो वसूली थी वो दुगनी हो गई, राजस्व वसूली दुगनी हो गई। नहीं, कंपनी का तो लाभ हुआ, लेकिन किसानों पे दुगना बोझ बढ़ गया, किसानों पर दुगना बोझ बढ़ गया। अब आप समझ लो कि पहले ही वो लगानों से त्रस्त रहते थे, लगाने ज्यादा ही होती थी, और जब राजस्व वसूली दुगनी हुई तो उन पर दुगना बोझ बढ़ गया, किसानों पर। ठीक। सुगत बोस का कहना है कि इसने ध्रुवीकरण को बढ़ावा दिया समाज में। सुगत बोस इतिहासकार है, उनका कहना है कि बंगाल के समाज में इन्होंने एक अनरेस्ट पैदा किया, ध्रुवीकरण किया, यानी कि जिनकी जमीनें छीनी, जिन किसानों की, वो मजदूर हो गए, अकाल के भेंट चढ़ गए, उनकी स्थितियां और खराब हुई, और जमींदारों ने जो कि मिचौलिए थे, उन राजस्वों से बहुत ज्यादा संपन्न होते गए, बहुत रिच होते गए, और एक तरह से आर्थिक विषमता दिखाई दी, और समाज में ध्रुवीकरण और वैमनस्य बढ़ा। इसकी वजह से देखेंगे बहुत सारे विद्रोह भी हुए बंगाल में किसानों के। ठीक। ये एक नकारात्मक परिणाम निकल कर आया। कुछ सकारात्मक परिणाम भी थे, मोरारलेस। अब एक तो यही, जैसा कि मैंने बताया था कि निवेश का जो मंतव्य था, कुछ जमींदारों ने निवेश किया, कृषि की दशा में थोड़ा सुधार हुआ, कृषि की दशा में थोड़ा सुधार हुआ, परंतु जो नुकसान हुआ, जो शोषण हुआ, किसकी जो दुर्दशा हुई, उसकी तुलना में बहुत कम था, थोड़ा सुधार हुआ। ठीक। और क्या सकारात्मक परिणाम निकला? जमींदार संपन्न हुए, एक सामाजिक एंगल है, तो उन्होंने अपने क्षेत्रों में शिक्षा, साहित्य, नाटकों, इन सब को जो है संपन्न बनाया, इन सब पर उन्होंने थोड़ा सा खर्च किया, ध्यान दिया। ठीक है। और क्या सकारात्मकता हुई? मंडियों से जुड़ाव हुआ, जो बंद अर्थव्यवस्था थी वो अब नहीं रही, और किसानों का जो है मंडियों से जुड़ाव हुआ। तो ये कुछ इसके सकारात्मक परिणाम निकल कर आते हैं। ब्रिटिशर्स के दृष्टि अगर देखा जाए तो इसका सकारात्मक परिणाम यह रहा कि उनको एक भरोसेमंद वर्ग मिला, जिसका भी आगे देखते हैं आप। 1857 का जब विद्रोह होता है तो जमींदारों ने बढ़ चढ़कर विद्रोह को कुचलने में अपना योगदान दिया, यानी कि इन्होंने, जमींदारों ने कंपनी का साथ दिया, जमींदारों ने अंग्रेजों का साथ दिया, एक वफादार वर्ग मिला। तो ये सकारात्मकता जो थी वो ब्रिटिशर्स के लिए थी, भारत के लिए नहीं थी। ठीक है। और क्या सकारात्मक परिणाम निकले इसके? सिंचाई पे ध्यान दिया, वही कृषि में निवेश, खाद, बीज, उर्वरक, इन सब पे थोड़ा सा खर्च किया। ठीक है। और तो कोई इसका सकारात्मक परिणाम निकल कर नहीं आता है। अब हम अस्थाई बंदोबस्त से संबंधित कुछ विमर्श हैं उनको देख लेते हैं। बंदोबस्त से संबंधित डिस्कोर्स क्या था, बहस क्या थी, इसका क्या परिणाम रहा बाद में, जब
इसको लेके दो दृष्टिकोण दिखाई देते हैं। एक दृष्टिकोण यह है कि यह एक साहसिक पूर्ण कदम था। यह एक साहसिक पूर्ण कदम था। ठीक है। दूसरा जो इसका विमर्श का वो है, यह एक भयंकर भूल थी। अस्थाई बंदोबस्त लाना एक भयंकर भूल थी। ऐसा किसने कहा? ऐसा होम्स ने कहा। और जो कि एक इसे साहसिक पूर्ण कदम मान रहे हैं, दूरदर्शी कदम मान रहे हैं, उसके मानने वालों में है मार्शमैन, आरसी दत्त और राजा राम मोहन राय। ठीक है। पहले पहले इस दृष्टिकोण की चर्चा कर लेते हैं कि इन लोगों ने ऐसा क्यों कहा। यह एक साहसिक पूर्ण कदम था। यह एक साहसिक कदम था। इसकी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने इसके सकारात्मक पक्षों को देखा केवल। दरअसल इस स्टेटमेंट को देने की वजह थी इसके केवल सकारात्मक पक्षों को देखना। जैसे निवेश कृषि में, इनका कहना था किससे? कृषि में निवेश हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, बंजर जमीनें भी कृषि योग्य बनाई गई, आमदनी राज्य की नियत हुई। ठीक। कृषकों में भी स्थिरता आई, उनको बार बार लगान परिवर्तन से वो बच गए। ठीक। एक वफादार वर्ग मिला। कुल मिलाकर इसके सकारात्मक पक्षों को देखकर कहा गया कि ये साहसी कदम था। लेकिन होम्स साहब, होम्स इसे भयंकर भूल क्यों मानते हैं? एक तो वो भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से भयंकर भूल मानते हैं इसे। ठीक है। भारतीय किसानों के दृष्टिकोण से कि भारतीय किसानों की जो दुर्दशा हुई, उस दृष्टिकोण से मैंने बताया क्या दुष्परिणाम निकल के आए कि किस तरह से लगान ज्यादा थी, लगान न चुकाने की स्थिति में उनकी जमीनें छीन ली जाती थी, नीलाम कर दी जाती थी, और मजदूर हो गए। ये अकाल से गुजरा देश, कई बड़े अकाल आए। इसके अलावा जमींदारों जैसा एक बिचौलिया वर्ग, जो कि वास्तव में वो उत्पादक वर्ग नहीं था, लेकिन उसने सबसे ज्यादा लाभ लिया इसका। ठीक है। उसके अलावा इनका कहना है कि बाद में जब उत्पादन बढ़ा तो कंपनी को भी इससे विशेष लाभ नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत में उत्पादन कम था, भले ही बढ़ा चढ़ा के लगाना उस समय निर्धारित की गई थी, लेकिन जब बाद में काफी उत्पादन बढ़ा, कृषि में निवेश हुआ, कृषि क्षेत्रों का विस्तार हुआ, तो लगान तो बढ़ी नहीं कंपनी की। वो नियत थी, जो अतिरिक्त लाभ हुआ वो जमींदार ले गए, तो कंपनी का नुकसान हुआ, इनका कहना है। ठीक है। किसानों के विद्रोह बढ़े, अव्यवस्था अशांति आई। ठीक है। अव्यवस्था, अशांति, विद्रोह, इन सब से बंगाल गुजरा। तो कुल मिला के इनके जो नकारात्मक पहलू थे अस्थाई बंदोबस्त के, इसके आधार पर इन्होंने एक इसे भयंकर भूल कहा। प्रश्न आया है कई बार यूपीएससी में कि क्या अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था एक भयंकर भूल थी, स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं, या एक साहसिक पूर्ण कदम था। तो इसकी आपको क्रिटिकल एग्जामिन करना होता है, इसके
पक्ष, सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों को दिखाना होता है। इसके अस्थायी बंदोबस्त का सकारात्मक परिणाम आप दिखाएंगे, नकारात्मक दिखाएंगे, फिर कंक्लूजन देंगे अगर इस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो ये रहा स्थायी बंदोबस्त। अगले सेशन में जब हम आएंगे